Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yasir Riaz and my group members are Mashood Rahman, Ramin Zubair and Manur Zubair. So the topic of our discussion is genome sequence and its history. So genome sequence पे बात करने से पहले I think we should talk about genes. Genes क्या होते हैं? तो simply put, genes are the DNA that constrain the instruction to produce biological molecules, for example proteins. और यही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट करते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स के जिनमें हमारी फिज़िकल अपीयरेंस होती है लाइक द कलर ऑफ आवर आइज़ या फिर कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पुष्टि तौर पे मिलती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। वो अब बात करते हैं जिनोम क्या होता है। तो जिनोम जो है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है जो किसी भी पर्सन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो एक जिनोम है। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग एक लेबॉर्ट्री मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा सेट जो है उसको डिटरमिन करते हैं किसी भी वाइट ब्लड सेल्स की मदद से। सो अब बात करते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग का हमें क्या फ़ायदा है, कि जीनोम सीक्वेंसिंग रिवील क्या करती है। सो जीनोम सीक्वेंसिंग का एक तो जो हमें वैसे फ़ायदा है कि हम किसी भी चीज़ का डीएनए लेते हैं और उसका सीक्वेंस पुट करते हैं तो हमें उसके बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं। यही सेम फ़ायदा हमें उसका ये भी है कि उसके जो क्लोज जेनेटिक रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी हमें इसी तरह पता चल जाता है जिस तरह हमने पाइलोजेनेटिक्स भी किया था कि हमें एक रूट मिलता है और उसके साथ डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। तो सेम इसी तरह हम जीनोम सीक्वेंसिंग में उनके जो नेबर ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है डव और पिजन के। डव और पिजन अगर वैसे हेरिडिटी में देखा जाए तो पीछे जो है वो एक ही सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं, बट ड्यू टू एवोल्यूशन वो एक डिफरेंट कैटेगरीज में आ गया, बट उनका रूट सेम है। सो हम अगर अगर डव में कोई ऐसी बीमारी है जो कि पिजन में नहीं है या फिर पिजन में थी और पिजन ने उसे ओवरकम कर लिया, तो हम पिजन का जो है वो जीनोम सीक्वेंस हम एनालाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके डीएनए ने उस बीमारी को किस तरह ओवरकम किया है। सो देन वी विल टेक दैट डीएनए और उसका जो भी वो जिस तरीके से उसने किया होगा हम वो डव में पुट कर देंगे ताकि वो डव जो है उसको ओवरकम कर सके। सो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका सिंपली प्रोसेस ये है कि हम एक डीएनए लेते हैं, उसको हम डबल स्ट्रैंड होता है तो हम डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर सिंगल स्ट्रैंड को हम उसको अपने डिज़ायर डीएनए में लेके जाते हैं कि जो हमें पार्ट चाहिए होता है। फिर हम उस डिज़ायर डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब कि उसकी कॉपीज़ बनाते जाते हैं ताकि हमें उसका एक क्लियर विजुअल शो हो जाए। उसका जब क्लियर विजुअल शो हो जाता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और सेम यही काम हमने पीसीआर में भी किया था। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। सो जीनोम सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री तो थोड़ी एरा जल्दी शुरू हुई है लाइक 1977 में, बट हम जीनोम सीक्वेंस के साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उसकी बेस पे जाते हैं। तो बेस अगर देखी जाए तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था और ये बताया था कि वो एक प्रोटीन से फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा और कुछ अचीवमेंट हैं जिसमें 1965 में रॉबर्ट हॉली थे जिन्होंने पहली दफ़ा आरएनए का सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया था और 1986 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की हिस्ट्री पे बात करते हैं तो पहली जो उसकी सीक्वेंसिंग जहाँ से मेन शुरू होता है वो 1977 से होता है और इसे ही हम फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले फ्रेडरिक सैंगर थे जिन्होंने पहला डीएनए सीक्वेंस का एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम चेन टर्मिनेशन मेथड था। उसी के साथ साथ 1977 में ही मैक्सम और गिलबर्ट, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया था कि जो एक केमिकल कंपोजिशन लेके एक डीएनए की सीक्वेंसिंग को एनालाइज करता था। और मेन जो फ़र्क था सेंगर और मैक्सम के मेथड में वो यही था कि सेंगर का जो मेथड था वो पॉलीमरेज पे डिपेंडेंट नहीं था। और 1984 में तो फ्रिट्ज पोल थे जिन्होंने पहला एक सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म ईजाद किया था जिसमें हम रेडियो एक्टिव लेबल जो थे वो यूज़ नहीं कर रहे थे। और इसका फ़ायदा ये था कि सिंस हम पहले रेडियो एक्टिव लेबल यूज़ कर रहे थे सेंगर के टेक्निक में, तो उससे ये होता था हमें जो डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस चाहिए होता था वो तो निकाल सकते थे, बट उसके साथ जो डीएनए होता था वो उसको शायद कंटेमिनेट कर सकता था, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस वजह से ये पहला एक प्लेटफॉर्म 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो बहुत ही कम मकदार में डीएनए को कंटेमिनेट करता था।
और 1987 में लोरी हुड ने पहली ऑटोमेशन जो प्लेटफॉर्म था सेंगर की मेथड से, वो भी एक इंट्रोड्यूस करा दिया था। और इसका जो दो मेन फ़ायदे थे, एक ये था कि उन्होंने एक फ्लोरोसेंट यूज़ की थी, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा होता था जब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता था तो वहाँ पे फ्लोरोसेंट हो रही होती थी। तो इससे साइंटिस्ट को पता चल रहा होता था कि उनका रिएक्शन हो रहा है। और दूसरा फ़ायदा ये था कि ये पहला मेथड था जिसको हमने कंप्यूटर पे ला के काम किया था। अब सेकंड जनरेशन पे बात करें तो 1996 में शुरू होती है सेकंड जनरेशन। तो इसमें मुस्तफ़ा रोहनी, मिथायस पॉल नेयर थे, जिन्होंने एक और सीक्वेंसिंग मेथड इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम पायरो सीक्वेंसिंग था। ये भी सेम सेंगर की मेथड की तरह था, बस फ़र्क ये था कि इसके अंदर फ्लोरोसेंट यूज़ हो रहा था, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन के दौरान लाइट इमेज प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही होती थी। और उसके साथ ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज़, ये एक कंपनी है, इसका बारे में आगे मेरे ग्रुप मेंबर बात करेंगे। तो इसका जो सिस्टम था ये एक इंट्रोड्यूस कराया जिसमें ये बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड था और इस जीनोम सीक्वेंसिंग में ज़्यादा काम था। और इसके बाद मिनिया ने एक ऑक्सफोर्ड नैनोपोर ने एक पॉकेट साइज़ ना एक डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसका मेन काम ही यही था कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेके उसको एनालाइज करता था। और 2005 में जोनाथन रोसबर्ग थे, उन्होंने सबसे पहला 454 सिस्टम जो था वो एक पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका काम जीनोम सीक्वेंस को एनालाइज करना था। और इसके साथ एक डीएनए सीक्वेंसिंग की एक फ़ोटो अटैच की है कि डीएनए सीक्वेंसिंग शुरू कहाँ से हुई और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग पे आए हम आए। और अब आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डिफरेंट सीक्वेंसर पे बाद ये सारा उसकी एक हिस्ट्री बताई गई है। तो बाकी जो इसका बाकी जो कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोम सीक्वेंसर के बारे में बात होगी वो मेरे अगले ग्रुप मेंबर कर देंगे। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हाई थ्रूपुट होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो बहुत फास्ट स्पीड से जनरेट कर रही होती है। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि डीएनए जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में पैरेलल सीक्वेंसिंग हो रही होती है। इससे स्पीड भी इंक्रीज होती है। ये टेक्नोलॉजी भी इसीलिए यूज़ होती है कि हम जीनोम का सीक्वेंस जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसको रीड कर सकें कि वो क्या है। इससे पहले हमारे पास सैंगर्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम जो है वो आउटपुट को जनरेट मतलब देखा करते थे और स्टोर किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ये मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग, वही बात है कि डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है, फिर पैरेलल सीक्वेंसिंग करनी है जिससे स्पीड भी हाई होगी, टाइम भी कम लगेगा। फिर इसके अंदर हमारे पास एक ही सिंगल इनपुट से हम जो है वो पूरे डीएनए का जो है वो सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। वही बात है कि कॉस्ट पर जीन डिक्रीज हो रही होती है और इसने हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प की है कुछ फील्ड्स में, जिस तरह के हमारे पास, क्योंकि हम इसमें डीएनए को स्टडी कर रहे होते हैं, तो डीएनए को स्टडी करते हैं तो हमारे पास म्यूटेशंस और डिजीजेस का भी पता लग जाता है और ये पता लग जाता है कि ये म्यूटेशन है तो उसका यही क्योर होना चाहिए, तो उसमें भी बड़ी हेल्पफुल हो जाती है ये। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन भी मोस्टली जो है वो हमारे पास ड्रग्स पे ही डिपेंडेंट है, मेडिकेशंस पे डिपेंडेंट है। यानी हम डीएनए को स्टडी करते हैं, वही बात है कि डीएनए को स्टडी करेंगे तो हमें म्यूटेशंस का पता लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी ड्रग जाके किस वक्त किस बॉडी पार्ट के ऊपर अफेक्ट करनी चाहिए और कौन सी साइट पे जाके बाइंड करनी चाहिए, कहाँ अगर क्या होगा तो ये सीरियस इफेक्ट्स भी दे सकती है। तो ये सब कुछ हमें डीएनए से पता लग जाता है, तो इससे हमारी मेडिकेशन भी आसान हो जाती है। वैक्सीन्स भी इसी तरीके से बनती है कि हम जो है वो जो भी पैथोजन होता है उसका आरएनए को रीड करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि इसका अगर हम डेड ले लें तो हमें बस एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी बॉडी में और उससे हमारा जो है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं वो क्या हैं, वो ये होते हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी की प्रेपरेशन होती है। वो किस तरीके से होती है कि जो यहाँ पर कंसर्न डीएनए है उसके साथ कुछ जो है वो अनवांटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जुड़ जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते, उसको हम कंटामिनेंट्स कहते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उससे डीएनए की लाइब्रेरी बन जाती है। फिर उसके हम थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं ताकि हम जहाँ जहाँ उसको यूज़ करना चाहें कर सकें। तो इसको हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डीएनए या आरएनए कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्प्लीकॉन प्योरिफिकेशन होती है। ऑब्वियसली एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के थ्रू होती है, तो पीसीआर के जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस रह जाते हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है।
वरना वो हमारे प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकते हैं। अबॉर्ट का मतलब है कि वो हमारे हिंड्रेंस डाल सकते हैं हमारे प्रोसेस में। तो इसको हम एम्प्लीकॉन प्यूरिफिकेशन कहते हैं। फिर सीक्वेंसिंग प्री प्रेपरेशन है, जिसके अंदर हमारे पास अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए के एंड्स पे जाके लाइगेट करते हैं। लाइगेट का मतलब है कि वो जुड़ जाते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, ये सारा कुछ जो इससे पहले हुआ प्री प्रेपरेशन तक सब कुछ ये एक वेसल में, टेस्ट ट्यूब में हो रहा होता है। वो वेसल हम फिर प्लेस कर देते हैं किसमें, सीक्वेंसर मशीन में प्लेस कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डीनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन होती है, और इस तरीके से हमारे पास जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि 4 मेथड जो है वो फॉलो किए जाते हैं इनके जो रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें उसके अंदर सबसे पहला है पायरो सीक्वेंसिंग। नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास कुछ पायरो पायरो करके कुछ चीज़ होगी, तो पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है कब, जब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच करता है। जैसे हमारे पास क्या था, TGAA, अब T के साथ A जाके अटैच होगा, एक पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन होंगे, वो लाइट एमिट करेगा। यहाँ पर एक पीक गिवन है, फिर C अटैच हुआ, एक पीक गिवन है। यहाँ पर कुछ अटैच नहीं हुआ, कोई पीक नहीं गिवन। यहाँ पर दो A के साथ 2 T अटैच हो गए तो डबल पीक गिवन है। और इससे क्या होता है, अगर 6 पॉलीमर्स एक साथ जुड़ जाएं जाके एक जगह पे, तो क्या होगा कि वो होमोपॉलीमर इशू देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाई एरर रेट होता है, और हमारे पास जो है वो सीक्वेंसेस को रीड करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वो है हमारे पास सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। इसके अंदर ATGC के साथ अलग अलग कलर के प्रोब्स लगे होते हैं, फ्लोरेसेंट सिग्नल्स लगे होते हैं, जो कि जब अटैच होते हैं तो सिग्नल देते हैं। हमें पता लग जाता है कि कौन सा जाके सीक्वेंस बन रहा है, मतलब हम नोट करते जाते हैं उसको साथ। इसमें होमोपॉलीमर इशू ख़त्म हो जाता है, और जो है वो फ्लोरेसेंट सिग्नल्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंसिंग बाय लिगेशन है। इसके अंदर प्रोब्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर 16 ऑक्टामर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब यूज़ होता है। बेसिक इसमें जो है वो ये है कि ये वाले जो हमारे पास जो है वो बन रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, तो A और T है तो इसके साथ रेड ही देगा, वो C T के साथ येलो देगा, GT। तो हमें ये बेसिकली सीक्वेंसेस इस तरीके से पता लग जाते हैं कि ये अगर हमारे पास रेड दे रहा है तो AT का सीक्वेंस होगा, या GC का सीक्वेंस होगा, ठीक है, या CG का सीक्वेंस। वही बात है, GC और CG एक ही बात होती है, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंसेस देगा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सीक्वेंसेस हमारे पास जाके मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है तो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। ये हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होता है तो ये कुछ रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, ये लाइट एमिट करता है, और हमें पता लग जाता है कि जो है वो कौन सी न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच हुई है। ये टाइम एफिशिएंट होता है और कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग आ जाती है। फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तो हमारे पास क्या है, वो तो हमारे पास सैंगल सीक्वेंसिंग ही है, जिसमें हमारे पास ना टाइम एफिशिएंट था ना कॉस्ट एफिशिएंट था वो। सेकंड जनरेशन टाइम एफिशिएंट भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। इसके अंदर मल्टीपल जो है वो रीड्स जो है वो एक साथ जो है वो हो जाती हैं, और पैरेलल सीक्वेंसिंग हो रही होती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत नहीं होती आउटपुट को डिटेक्ट करने के लिए। बेसिकली जो हमारे पास सीक्वेंसर्स यूज़ होते हैं, सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ होते हैं, वो रोच है, इल्यूमिना है, और ABI सॉलिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रोच हमारे पास पायरो सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ करता है। अब जो मेथड यूज़ करता जाएगा उसी के पीछे जाते जाएंगे। तो पायरो सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ कर रहे तो इसमें होमोपॉलीमर इशू होगा। इल्यूमिना को फॉलो कर रहे तो होमोपॉलीमर इशू रिजॉल्व हो चुका है सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस में। और ABI सॉलिड है तो उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंसिंग बाय लिगेशन है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, हाई एक्यूरेसी होती है। क्यों? क्योंकि ट्वाइस द लूप चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग आ जाता है। ये कॉस्ट एफिशिएंट इंतहाई ज़्यादा, इसके अलावा टाइम एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब सेकेंड जनरेशन से भी ज़्यादा। इसका जो एक सीक्वेंसर मेन है वो मेन आयन है, और ये नैनोपोर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इसके अलावा ये कि बहुत इसकी थोड़ी मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, और ऑब्वियसली स्मॉल सा है तो पोर्टेबल है, USB जैसा होता है। और बहुत इसकी खसूसियत ये है कि सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट रीड्स थे,
थर्ड जनरेशन में बहुत टाइम एफिशिएंट भी है, पोर्टेबल भी है, और इसके अलावा किलो बेसिस, सेवरल किलो बेसिस से भी एक्सीड कर जाते हैं इसके रीड्स। तो ये इसकी एक खसूसियत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मशहूद रहमान है और मेरा टॉपिक है सीक्वेंसर्स कंपैरिजन। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स में एक ही सीक्वेंसर था, सैगनर सीक्वेंसिंग। तो इनिशियली ये जो बनाया गया था वो ये जेल बेस्ड था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपडेट होता गया और ये कैपिलरी बेस्ड सिस्टम बन गया। जो अब देखा जाए तो सैगनर सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और इसकी जो मेन रीज़न थी वो ये था कि इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लेबर रिक्वायर्ड थी। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो आज के सीक्वेंसर्स को भी मुकाबला देती है। उसके बाद सेकंड जनरेशन सीक्वेंसर्स में आ जाते हैं। तो 21st सेंचुरी में आईटी की फील्ड में बहुत रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हो गए। यही चीज़ हम सेकंड जनरेशन सीक्वेंसर्स में भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीक्वेंसर्स बने थे सेकंड जनरेशन में, लेकिन जो मेन थे वो इल्यूमिना, रॉश और आयरन टोरेंट थे। उसके जो इसका डिस्टिंक्टिव फैक्टर था वो यही था कि ये बहुत हाई थ्रूपुट देता था। थ्रूपुट आउटपुट पर टाइम होता है, या और हाई थ्रूपुट का मतलब हुआ कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट देता था। ये बहुत हाई स्केल पे काम करता था और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती थी और उसके मुकाबले में इसकी कॉस्ट बहुत कम होती थी। और लेकिन इसके कॉन्स देखे जाएं तो ये बहुत शॉर्ट रीड्स लेता था और जिसकी वजह से डाटा एनालिसिस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था और डायग्नोस्टिक में बहुत मसला आता था। अगर हम सेकंड जनरेशन सीक्वेंसर्स में ही कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि इल्यूमिना 150 to 300 बेस पेयर्स की इनपुट लेता था और 600 गीगा बेसिस की आउटपुट देता था 27 to 240 आवर्स में 99% एक्यूरेसी के साथ। और रॉश इसी तरह इसकी इनपुट ज़्यादा थी लेकिन आउटपुट कम थी और ये 24 आवर्स में, और ये इसको एज अ फास्टेस्ट सीक्वेंसेस कहा जाता है रॉश का। अगर देखा जाए तो आयरन टोरेंट भी फास्ट था, लेकिन इसकी इनपुट एवरेज थी और क्या कहते हैं आउटपुट बहुत कम होती थी और एक्यूरेसी भी बहुत कम थी। तो इसको काइंड ऑफ इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता था। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन सीक्वेंसर्स पे आ जाएं तो उसमें पैक बायो और ONT आ जाता है। ONT का मतलब ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी। अब जो इसका मेन फीचर था वो ये था कि ये लॉन्ग रीड्स लेने लग गया था। इसकी आउटपुट्स बहुत लार्ज हो गई थी, जिसकी वजह से डाटा एनालिसिस बहुत इजी हो गया था और डायग्नोस्टिक्स, वायरसेस का पता चलना, बीमारियों का पता चलना वो बहुत आसान हो गया था। और इसके जो इक्विपमेंट था वो पॉकेट साइज था। तो ये वाहिद अभी तक सीक्वेंसर्स थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस तक भी लेके गए हैं लोग। तो लेकिन इसके जो बिल्डिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। तो देखा जाए तो पैक बायो और नैनोपोर को तो 10 to 15 किलो बेस पेयर्स पैक बायो इनपुट लेता है। और उसके मुकाबले में अगर आप सेकंड जनरेशन सीक्वेंसर्स को देखें तो वो तो बहुत ही कम लेते थे। तो आउटपुट इनकी कम हो जाती है, लेकिन मेन जो मसला था वो एक्यूरेसी का था, जो कि 10 to 15% कम हो जाती है। तो अब इस सारी बातों के बाद आप सोच रहे होंगे कि तो फिर सबसे अच्छा सीक्वेंसर कौन सा है। तो हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि सारों के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। लेकिन अगर कॉस्ट टू वर्क रेशो में देखा जाए तो इल्यूमिना आपको सबसे अच्छी कॉस्ट टू वर्क रेशो प्रोवाइड करता है। इसके इनपुट कम है लेकिन इसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है और 99% एक्यूरेसी के साथ ये देता है और मोस्टली यूज़ इल्यूमिना को ही किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। ह्यूमन जीनोम जो होता है वो सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस होते हैं फॉर ह्यूमन। ये इनकोड किए गए होते हैं एज DNA ऑन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर इन द सेल न्यूक्लाई।
अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करें तो 1989 में डिसाइड किया गया था कि ह्यूमन जीनोम पे काम किया जाएगा। 1990 में यूएस गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। अमेरिका के जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसने जो है फंडिंग्स दी थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 20 यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स इन्वॉल्व थे। इन रिसर्च सेंटर्स के अंदर डिफरेंट तरह का काम किया गया था जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड थे। इन कंट्रीज़ में फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, चाइना और जापान शामिल थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अगर हम पर्पस की बात करें तो हम लोग को इसका नेम ही डिफाइन कर देता है कि ह्यूमन जीनोम को पढ़ना इसका मकसद है। इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स के तमाम सीक्वेंसेस को पढ़ा गया था, बेस पेयर के तमाम सीक्वेंसेस को डिटर्मिन करना इसका मकसद था। इसके अलावा इसका जो रिजल्ट निकला था वो ये हुआ था कि डाटा एनालिसिस के जितने भी टूल्स थे वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते गए थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग्स थी वो हमें ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स और 20,000 से 25,000 जीन्स एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारी जो डिजीज़ेस थी वो ऑलरेडी डायग्नोज होने में उनको हेल्प मिली थी। जो जेनेटिक डिजीज़ेस थी वो पहले डिटेक्ट नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसकी वजह से हमारे लिए वो डिटेक्शन भी ईजी हो गई थी। ऑल्सो इट हेल्प इन द जीन थेरेपी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और रिजल्ट ये निकला था कि एथिकल और सोशल इश्यूज इसकी वजह से हाईलाइट हुए थे। जो बेसिक सोशल इशू था वो ये था कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे देयर इज़ अ जेनेटिक डिजीज दैट इज़ BRCA1 और BRCA2। इस जेनेटिक डिजीज में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस एक नॉर्मल बंदे से 12% ज़्यादा हो जाते हैं उस शख्स के अंदर जिसके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। अब लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इस वजह से। ऑल्सो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको इंश्योरेंस नहीं देती, वो इंश्योरेंस देने से पहले आपके कुछ टेस्ट करती हैं। अगर उन टेस्ट के अंदर वो जेनेटिक टेस्ट भी इंक्लूड कर लेती हैं, उनको जेनेटिक डिजीज आ जाती है, तो दे रिफ्यूज टू गिव यू सच इंश्योरेंसेज। दैट्स ऑल। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।